हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल बेटर टुमारो विद उत्कर्ष में। तो जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है, आज कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर हुआ था। तो वही पेपर आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं। इसको सॉल्व करके बताते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है। और जो बच्चे आज परीक्षा देकर आए हैं वो एक बार अपने उत्तर का मिलान जरूर करें। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया है कि 65 और 117 के HCF को 65p - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि 65 और 117 का HCF क्या होगा। तो इनका HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होगा 13, क्योंकि 13 का भाग 65 में भी जाएगा, 117 में भी जाएगा। इस स्थिति में प्रश्न में ये बताया गया है कि HCF को इस रूप में लिखना है। तो यहाँ पर दिया है 65p - 117 और ये HCF के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 65p जैसा है वैसा ही रहेगा, ये माइनस का 117 इसको भेजते हैं इधर, तो 13 + 117, तो आपको मिलेगा 65p बराबर 117 13, ये जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130। अब 65 का भाग करेंगे 130 में 2 बार, तो यहाँ से ये पता चलता है कि p का मान क्या होना चाहिए, 2। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन है बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया 2 tan² 45 बटे 1 + tan² 45 का मान होगा। तो 2 tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। अब यहाँ पर 2 × tan 45 की वैल्यू है 1 और उसकी पावर लगी है 2। यही नीचे करेंगे 1 + tan 45, 1 पावर 2 है, लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का 2 में गुणा कर देंगे, आपको मिलेगा 2। नीचे 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 मिलकर हो गए 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, जिसमें बोला गया है 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है, लासा। तो सिंपल सी विधि है, अभी तक जो करते आए हैं वही करना है कि 15, 18 और संख्या बताई गई है 24, तीनों संख्याओं को लिखकर एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड किया, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 9 = 18, 2 1 = 2, 2 2 = 4। फिर 2 से किया, ये 15, ये 9 ऐसे रहेगा, ये 6 बार। फिर 2 से किया, 15, 9, 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 = 15, 3 3 = 9, 3 1 = 3। फिर से करते हैं 3 से, 5 ऐसे ही रहेगा, यहाँ एक बार, ये एक पहले से आ चुका है, 5 1 = 5, 1 1। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई इसका एलसीएम होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका टोटल मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 3 3 करके टोटल इसका मल्टीप्लाई आएगा 360। तो आंसर जो है 360 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में बोला गया है कि 148 और 185 का सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब किसी ऐसी संख्या से डिवाइड कर दो जो न्यूनतम अवस्था में यह आ जाए। तो 148 और 185, अगर आप इसमें 37 से डिवाइड करते हो तो 37 का डिवाइड 4 टाइम्स होगा ऊपर और 5 टाइम्स नीचे, क्योंकि 37 चौकू 148, 37 पंचे 185 होता है। इस हिसाब से उत्तर इसका 4/5 सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न पर इतने ही प्रश्न हैं। इस पृष्ठ पर आगे बढ़ते हैं। पाँचवा प्रश्न। पाँचवें प्रश्न में ये बोला गया है, p के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0, 6x - py = 16 संपाती रेखाओं को निरूपित करती है। अब संपाती रेखाओं को निरूपित करने का जो नियम होता है वो ये है, आपको समीकरण दिया होगा, समीकरण दिया है 3x - y + 8 = 0 और यहाँ पर है 6x - py = 16 है, उसको इधर ले आइए, -16 = बचेगा 0। संपाती रेखाएं होने पर क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तब रेखाएं संपाती होती हैं। तो a1/a2 अर्थात 3/6 बराबर का निशान लगाइए। यहाँ पर इसका कोई गुणांक नहीं है, 1 लेंगे तो -1/- का p। हमको p की वैल्यू चाहिए तो हम केवल इन दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे, इतने से हमको p का मान मिल जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा 3p = 6, 3 2 = 6, p का मान आपको मिलेगा 2। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, जिसमें बोला गया है कि 3x प्लस 2py बराबर 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हों। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार है। इसमें दिया गया है आपको 3x प्लस 2py बराबर 2 और यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर बोला गया परस्पर समांतर रेखाएं हैं। समांतर का नियम होता है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, ये नियम होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इक्वल इन दोनों में आ रहा है, इससे ही हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। 3/2 इक्वल यहाँ पर 2p है और नीचे है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4p इक्वल 5 3 15। p का मान निकालोगे तो आपको मिलेगा 15/4। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब एक बहुत ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया, त्रिकोणमिति का बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें दिया गया 15 cot थीटा बराबर 8, 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान होगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जो दिया है उसको पहले लिख लो। 15 cot थीटा बराबर 8, आप लिखेंगे cot थीटा बराबर 8/15। अब एक काम करते हैं, छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर एंगल ए कर लो, बी सी, यहाँ पर एंगल थीटा। कॉट दिया 8/15। अब आपने भुजाओं के अनुसार फॉर्मूला इसका पढ़ा होगा कि कॉट का होता है आधार बटे लंब। आधार हो गया 8, लंब हो गया 15। अब उसमें कर्ण नहीं दिया है, कर्ण निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण प्राप्त हो जाएगा। 8 का वर्ग 64 होता है, 15 का 225, दोनों जोड़ देंगे 289, वो 17 का वर्ग होता है, तो कर्ण प्राप्त होगा 17। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन होता है लंब बटे कर्ण, आंसर होगा 15/17। तो प्रश्न में आपसे पूछा क्या था? प्रश्न में आपसे पूछा था कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम आपको दिखाएं कि इसमें जो आपका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि ABC और XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं। ABC और XYZ, ठीक है, हम दो त्रिभुजों की रचना किए ले रहे हैं, रफली एक डायग्राम बना रहे हैं। नहीं चल रहा है भाई, इसको नाम दे दिया हमने ABC, इस वाले को नाम दे दो XYZ। अब दिया क्या क्या है, एंगल A 75 डिग्री है, यहाँ पर 75 लिख दिया आपने। एंगल बाई जो है वो 57 है, और पूछा कौन सा है, C की वैल्यू याद कीजिए। देखो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बाई 57 है तो B है वो भी 57 होगा। अब हमको दो एंगल पता चल गए, तीसरा हमसे पूछा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो सिंपल सा आइडिया है कि आप क्या करें, इन दोनों को जोड़ लें। ये दोनों जोड़ने पर कितने होंगे, 75 और 57, 7 5 12, 7 5 12 और 1 13, आपको मिला 132। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, 2 मिलाकर 132 हो रहे हैं, इनको घटा देते हैं। 10 में 2 कम किया 8, यहाँ पर बचा कितना 7, 7 में 3 कम कर लिया, यहाँ पर बचा 4, तो हमको मिला 48 डिग्री। तो बचा हुआ जो आंसर है इसका 48 डिग्री का ये वाला कोण होगा, जो आपसे पूछा था कि एंगल C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। आपसे कहा है कि बिंदु -3,4, तो हम एक रेखा खींचते हैं। इसके एक सिरे पे लिख दिया हमने -3,4, और किससे दूरी पूछी है हमसे, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। अब आपसे ये कहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 - बाई 1 का। तो 0 - 3 करेंगे आप, तो 0 माइनस, अब माइनस यहाँ भी है, प्लस का 3 हो गया, पावर 2 प्लस, अब 0 - 4, तो 0 - 4 ऐसा ही रहेगा। अब 0 3 ऐड करोगे, 3 3 का स्क्वायर 9, 0 में 4 लेस किया, माइनस का 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16, रूट के अंदर 1 चल रहा है, 16 9 ऐड कर दी, हो गया 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो होगी 5 मात्रक। तो उस हिसाब से आपका उत्तर जो है वो होगा ए सही होगा। ठीक है, तो ए इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में बोला -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक।
अरे मध्य बिंदु तो बहुत ईजी होता है। क्या करना होता है कि x1 x2 जोड़ लो। जैसे -2 और -2 आपने जोड़ा, हो गया -4, उसका आधा कर दो, बचेगा -2, कॉमा लगा लो। कॉमा लगाने के बाद 10 और 6 जोड़ो, 16 हो गए, 16 का आधा कर दो, 8, -2, 8 जहाँ दिख जाए वही आंसर, सिंपल। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये त्रिभुज वाले चैप्टर से लिया गया है, 6वां चैप्टर जो है हाई स्कूल में उससे लिया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज से तात्पर्य है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो हमने ले लिया एक त्रिभुज, अब ये हालांकि समबाहु नहीं लग रहा, लेकिन मान लीजिए ये समबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर है, इसका नाम दे दिया हमने ABC। अगर ये समबाहु है तो AB बराबर BC बराबर AB BC और AC तीनों भुजाएं समान होंगी। अब ये बोला गया है कि AD लंब है BC पर, मतलब यहाँ पर D पॉइंट है और AD को मिलाया गया। अब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसे बराबर दो भागों में विभाजित करता है। तो AD² किसके बराबर होगा, चलिए करके देखते हैं। तो त्रिभुज ADC उठाते हैं पहले। तो हमने लिया त्रिभुज ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ADC में कर्ड है AC का स्क्वायर बराबर लंब है AD, आधार है DC का स्क्वायर। अब AC जो है वो BC के बराबर है और BC जो है वो CD का 2 गुना है। आप इसे DC कह लो, CD कह लो, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, AC जो है वो BC के बराबर है, AC BC बराबर है और CD का 2 गुना BC है। तो हमने इसको हटा के इसकी जगह पे लिख दिया 2CD। अब CD का 2 गुना करेंगे BC के बराबर होगा और BC AC के बराबर है ही, तो हमने इसके स्थान पर इसको लिख दिया। क्योंकि आंसर जो है चारों ऑप्शन CD के फॉर्म में दे रहे, तो हमें CD में कन्वर्ट करना बहुत आवश्यक है। आगे लिखा AD² प्लस ये DC है CD कह लो, बात एक ही है। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4CD²। ये वाला CD² इधर लेके आते हैं, -CD² इक्वल में आपको मिलेगा AD²। तो 4CD² में 1 CD² कम हो जाएगा, 3CD² बराबर निकल के आया किसके, AD² के। तो हमको ये पता चलता है कि AD² 3CD² के बराबर है। तो AD² 3CD² के बराबर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। हाँ, 12वां प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, चलिए इधर सॉल्व करते हैं इसको। त्रिभुज ABC बना लेते हैं पहले, हल बाद में करेंगे, जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको कंप्लीट करते चलते हैं। यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ C है। पहला निर्देशांक दिया है 7,5, चलिए लिख लिया। दूसरा दिया है 5,7, उसको हमने यहाँ लिख लिया। तीसरा निर्देशांक है -3,3। यदि BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु यहाँ पर है D, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं पहले। 5 में -3 जोड़ा, 2 बचेंगे, 2 का आधा 1। 7 में 3 जोड़ लो, 10 हो गए, 10 का आधा 5। तो 1,5 हो गए D के निर्देशांक। तो BC का मध्य बिंदु D है, वो हमने निकाल लिया। हमसे पूछा AD की माप क्या होगी, हमसे लेंथ पूछी है कि AD की लंबाई क्या होगी। वेरी इजी, हम निकालेंगे AD के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 7 में 1 कम करेंगे, प्लस 5 में 5 कम करेंगे, तो 7 में 1 कम किया क्या बचेगा, 6 का स्क्वायर। 5 में 5 कम किया 0 का स्क्वायर, रूट के अंदर चल रहा है। अब 0 लिखना आवश्यक नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब रूट के अंदर चल क्या रहा है, 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो केवल 6 आएगा, तो उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 6 मात्रक, A से लेकर D तक की। इसका ऑप्शन C इज राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न तो हल ही नहीं करना है, इतना ईजी। बोला है sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, sec वाली लाइन में 2 मान किसका होता है, वो sec 60 का होता है, तो थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। 14वां प्रश्न वो तो और भी आसान। 14वें प्रश्न में दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो इसको यहीं हल करके बताते हैं। यहाँ पर लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। अब इनके बीच में इंटू चल रहा है, इंटू, तो इसकी इतने की वैल्यू 1 हो गई, हमने यहाँ लिख दी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा।
अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। उस हिसाब से इसका उत्तर डी होना चाहिए, तो डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, इसमें बोला एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें बोला गया है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये एक बेलन है। अब इस बेलन का आधार चाहे इधर ले लो चाहे इधर। अब आधार की आकृति जो है वो गोल है, वृत्त के आकार में। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल वही होगा जो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो आपको दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इक्वल में चल रहा है 9 पाई, दोनों पक्षों में पाई कैंसिल करो क्योंकि यहाँ से पक्षांतर करोगे बटे में जाएगी। तो अब बचा आर स्क्वायर बराबर 9। अब आर स्क्वायर बराबर 9 है, स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट लगेगा, और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो उस हिसाब से बेलन के आधार की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वें प्रश्न में ये बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या बताई गई 4 सेंटीमीटर। उदाहरण के लिए हम मानते हैं ये एक वृत्त है, यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु है। अब इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक वर्ग बना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं हाथ में ला दे रहा। अब हमने मान लिया इसकी भुजा ए है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और इसकी त्रिज्या बताई गई है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें विकर्ण खींचते हैं, इसका विकर्ण जो है वो केंद्र बिंदु से होकर जाएगा। अब इस वृत्त का व्यास और चतुर्भुज का विकर्ण दोनों एक ही चीज़ है। अब इसकी त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो इस विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसका नामांकन कर लेते हैं ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में एक वर्ग बना है। अगर हम आपसे कहें कि एरिया निकालो आप ए बी सी डी का, अब ए बी सी डी है क्या, ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा हमने क्या मानी ए। तो हमारा उद्देश्य है कि हम निकालें ए स्क्वायर का मान। हम त्रिभुज ए बी सी उठाते हैं, इसमें ए बी सी में यहाँ पर 90 बन रहा है, कर्ड है ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब है ए बी और आधार है बी सी। ए सी का मान यहाँ से यहाँ तक हमको पता है 8 है, क्योंकि इसकी त्रिज्या 4 दी थी, 4 यहाँ मिलकर पूरी 8 हो गई। यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर बराबर ए बी हमने क्या माना ए स्क्वायर, बी सी क्या माना ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 2 से 64 काट लो, ए स्क्वायर बराबर आया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर क्या है भाई, ए स्क्वायर था ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आया 32। तो इसका आंसर जो है वो होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 17 को। अब 17वां प्रश्न जो है, इसमें आपसे पूछा गया इसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको दिया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दिया, और वर्ग अंतराल के बाद फिर दी है बारंबारता। अब वर्ग अंतराल में आपसे कहा गया है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। बारंबारता दी गई है 4, 2, 1, 3। अब पूछा गया है आपसे माध्य। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास आवश्यक होना चाहिए इसका मध्य पद। मध्य पद कैसे मिलाओगे, 5 3 8, 8 का आधा कर दो 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, 9 7 16, 16 का आधा 8, 11 9 20 और 20 का आधा 10। इसको बोलते हैं एक्स आई, और बारंबारता को बोलते हैं एफ आई। और तीसरा कॉलम यहाँ पर चौथा बनाएंगे आप, वो होगा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इनका गुणनफल। 4 का 4 में कर लो 16, 6 का 2 में किया 12, 8 का 1 में
8, 10 का 3 में कर लो 30। इतना करने के बाद फिर हम इनका टोटल करते हैं। बारंबारताओं का योग होता है और जो पद गुणे बारंबारता निकाली है आपने उसका भी योग होता है। तो इनका हम योग करेंगे। मान लीजिए 12, 8, 20 हो गए, 20, 30, 50, 50, 16 ये हो गए 66, 66। अब इनको जोड़ते हैं, 4, 2, 6, 6 और 1, 7, 7, 3, 10। आपसे पूछा है माध्य। अब माध्य का सूत्र होता है कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये तो 66 है और ये 10 है, डिवाइड किया, यहाँ पॉइंट लग गया, तो उसका माध्य कितना हुआ 6.6। तो उस हिसाब से हमारा उत्तर जो है इसका सी सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है और एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो अभाज्य संख्याएं पासे में कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5। अब इतनी अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं 5 और पासे में टोटल नंबर कितने होते हैं? 6। सॉरी, अभाज्य संख्या 1, 2, 3 अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। कितने में से? 6 में से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर क्या होना चाहिए? 1/2। तो अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है आपसे कि यदि किसी आवृत्ति का वितरण माध्य 20.5 है, माध्य का 21 है, तो बहुलक क्या होगा? तो क्या होता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में एक संबंध होता है। अब वो संबंध जो होता है वो ये होता है कि 3 गुणे माध्यक, माध्यक या माध्यिका बात एक ही होती है, 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनका आप मान लगा दें इसमें। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 3 गुणे माध्यक, माध्यक मतलब माध्यिका कितनी दी गई है? 21। यहाँ पर हमने लिख दिया 21 बराबर बहुलक आपसे पूछा गया, हमने सपोज कर लिया x है, प्लस फिर लिखा है 2 गुणे माध्य, तो 2 गुणे 20.5, तो 21 का 3 में गुणा कर लो 63 बराबर x प्लस 2 का गुणा 20.5 में करोगे तो ये आपको मिलेगा 41। 41 इधर ला के माइनस कर दो, तो 63 माइनस 41 बराबर x। तो x का मान प्राप्त होगा, 3 में 1 कम कर लो 2, 6 में 4 कम किया 2, x की वैल्यू आपको मिलेगी 22। उस हिसाब से बहुलक 22 होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। अब 20वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता का एक नियम है, प्रायिकता का उत्तर जब भी आएगा उसमें हर हमेशा अंश से बड़ा होगा या बराबर होगा। यहाँ पर हर देखिए आप, अंश से बड़ा है, इसका हर अंश से बड़ा है, ये तो किसी न किसी की प्रायिकता होंगी। 1/1 भी संभव है, किसी की प्रायिकता हो सकती है, लेकिन कभी भी हर जो है वो छोटा नहीं होता है, मतलब बड़ा नहीं होता है। जब भी प्रायिकता का उत्तर आता है उसमें हर अंश से बड़ा होता है, यहाँ पर छोटा है, इसलिए ये किसी संख्या की प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अब इसके बाद जो प्रश्न शुरू होते हैं, यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होते हैं, खंड बा आपका शुरू होता है, और इसमें क्या है कि आपको प्रश्न 1 में सभी खंड करने हैं जिसमें आपसे ए से लेके एफ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न था पहले का ए, इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें बोला गया कॉट ए बराबर b/a, तो आपने लिखा कॉट ए बराबर b/a। मान लीजिए अगर हम इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं, tan a बराबर, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा a/b। अब जो क्वेश्चन आपको दिया है वो है b sec a अपॉन a cosec a, और उसका आंसर प्रूफ करना है कि 1 आएगा या नहीं। तो उसको हम हल करके बताते हैं कि किस प्रकार से 1 प्राप्त होगा। जैसे b/a लिखा, हमने इसको लिखा b/a इंटू sec a अपॉन cosec a। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो b/a जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, इंटू sec है, sec को हम 1/cos a कह सकते हैं, अपॉन cosec है उसको 1/sin कह सकते हैं। ठीक, अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें और साइन का मल्टीप्लाई 1 में, तो आपको मिला b/a
इंटू, अब साइन पहुंच गया ऊपर, यहाँ पर मिला आपको साइन ए अपॉन कॉस ए। अब विचार करो कि साइन बटे कॉस क्या होता है। साइन बटे कॉस तो टेन होता है, तो बी बटे ए इंटू यहाँ पर मिला आपको टेन ए, और टेन ए की वैल्यू अभी भी हमने निकाली थी ए अपॉन बी, तो बी अपॉन ए चलने दो, टेन ए के स्थान पे ए अपॉन बी लिख दिया, ए से ए कैंसिल, बी से बी, आंसर आपका 1/1, कुल मिला के आंसर आएगा 1। यही आपको प्रूफ करना था। ये है आपका पहले का बी, पहले का ए क्वेश्चन। अब हम आपको बी वाला प्रश्न हल करके बताते हैं। पहले का बी, ये बोला है x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1, ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं, तो x का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी का एक नियम होता है कि मध्य पद का दोगुना और पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर होता है। जैसे मध्य पद है इसमें x प्लस 8 का दोगुना पहला पद ये, और तीसरा पद 3x प्लस 1 के योगफल के बराबर होता है। 2 का x में गुणा करो, ये हो जाएंगे 2x, 2 का 8 में किया 16 बराबर 2x, 3x यहाँ पर हो गए 5x प्लस 1, 5x इधर लेके आते हैं, तो 2x माइनस 5x बराबर 1 माइनस 16, यहाँ पर मिलेगा 3x बराबर, यहाँ पर मिलेंगे माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 3 का भाग कर दिया 15 में, x का मान कितना प्राप्त होगा 5। वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद अब बचा बी हो गया। सी वाला प्रश्न है, इसमें बोला था सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये व्याख्यात्मक प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि एक विधि आपको बताई थी कि विरोधाभास वाली, जिसमें क्या होता है कि अभी ये अपरिमेय है, तो 2√3 को हम एक परिमेय संख्या मानेंगे, ए और बी मानेंगे, ए अपॉन बी के रूप में उसको व्यक्त करेंगे, जहाँ ए और बी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। उस प्रकार से व्याख्यात्मक रूप से इसको हल कर लेंगे। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या डी की तरफ। डी में बोला एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है। घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब बात एक ही है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम पहले का डी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया है कि घन का आयतन दिया है आपको, घन का आयतन दिया गया है 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा की पावर 3, भुजा मान लो a बराबर 729, तो a क्यूब बराबर 729 को लिखते हैं 9 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, a बराबर 9 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा तो मिल गई हमको 9 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे भुजा नहीं पूछी, हमसे पूछा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो आप लिखेंगे 6 गुणे 9 का वर्ग, तो 6 गुणे 9 का वर्ग होता है 81, 6 का गुणा करेंगे 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन डी था, पहले का डी। अब डी के बाद प्रश्न ई की तरफ बढ़ते हैं हम। अब प्रश्न ई में क्या दिया गया भाई, देखिए जरा कि बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब कि एक रेखाखंड है, ये इतने में बनेगा नहीं, चलिए इधर करते हैं। एक रेखाखंड है जिसमें 2 बिंदु दिए गए हैं। प्रारंभिक बिंदु है 2, -3 और अंतिम बिंदु है -4, 6,
और ये विभाजित हो रहा है किसी स्थान पर, किस अनुपात में, 1:2 में। तो आपसे ये पूछा है कि इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हमने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको पी दिए दे रहे हैं। प्रारंभिक बिंदु को सदैव x1/1 कहते हैं, अंतिम बिंदु को x2/2 और अनुपात को m1/m2 कहते हैं। और जो बिंदु ज्ञात करने हैं वो x और y ज्ञात करने हैं। चलिए ज्ञात करते हैं कैसे होंगे। फॉर्मूला होता है कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। चलिए हल करते हैं। तो x बराबर m1 की वैल्यू है 1 गुणा, फिर लिखा है x2 का मान है -4 प्लस, फिर लिखा है m2 की वैल्यू है 2 गुणा, x1 की वैल्यू है 2, नीचे m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2। अब 4 का 1 में गुणा करोगे, 4 चिन्ह सहित माइनस, प्लस 2 का 2 में किया 4, नीचे 2 और 1 3 हो गए, +4 -4 कैंसिल हो गए। उस हिसाब से यहाँ पर 0 बचेगा, 3 का भाग 0 में करेंगे 0, तो x की वैल्यू तो मिल गई 0। अब हमको y वाला बिंदु और चाहिए। तो इसी तरह y का फॉर्मूला होता है कि y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। तो y बराबर ज्ञात करने के लिए m1 का मान लगाएंगे, m1 का मान 1 है, 1 गुणा, फिर लिखा है बाई टू का मान है 6 प्लस m2 की वैल्यू है 2 गुणा, फिर लिखा है बाई वन की वैल्यू है -3 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नीचे 1 + 2, 6 का 1 में गुणा होगा, 2 का 3 में, यहाँ -6 हो जाएगा बटे 3, 6 में 6 माइनस हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 0 बटे 3 का भाग 0 में करेंगे, कुल मिला के ये भी 0। तो हमें x और y दोनों का मान जो है 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक 0,0 होंगे। अब जैसे अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपसे माध्य पूछा है। तो माध्य के लिए आपको वर्ग अंतराल दिया है, आवृत्ति दी है। आवृत्ति या बारंबारता बात एक ही है। तो आप सबसे पहले जो क्षैतिज श्रेणी दी उसको पहले लंबवत लिखेंगे। लंबवत लगभग मान लीजिएगा इस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से स्केल से लाइन खींच के लिखना, तो हमने तो ऐसे डायरेक्टली कर दिया है। तो वर्ग अंतराल और आवृत्ति आपको दी गई है। वर्ग अंतराल 0 से 50 तक है, आवृत्ति दी गई है 8, 12, 10, 11, 9। तो माध्य निकालना हो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि आपके पास उसका मध्य पद वर्ग अंतराल का ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। मध्य पद कैसे मिलेगा, 0 और 10 जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे, 5 हो जाएगा। 10, 20, 30 हो जाएंगे, 30 का आधा 15, 30, 20, 60, 30, 20, 50, 50 का आधा 25, 40, 30, 70, 70 का आधा कर लो 35। इसी तरह 50, 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 और 90 का आधा 45। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा सीधा, जैसे पिछले प्रश्न में किया था। इसको आप fi नाम देंगे और इसको xi, और यहाँ पर होगा fi इंटू xi। करना क्या है, 5 का 8 में गुणा कर लिया, 40 हो गए। अब 12, 15 का गुणा कर लो, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 6 18, 180। 10 का 250 में किया, 10 का 25 में किया, 250 हो गए। अब 11 का 35 में, तो 11 पचे 55, 11 होती है 33 और 5 38, 385। 9 पना 45 और 9 का 4 में करो, 9 चौकू 36, 36 और 4, 9 पना 45 में 5 हो गए थे, 9 चौकू 36 में 4 जोड़ गए, तो ये हो गए 405। अब करना क्या है, यहाँ पर fi xi का टोटल करना है इसको, और यहाँ पर करना है fi का टोटल। करके देखते हैं कितना होता है।
तो इनका टोटल जो होगा मिलाकर वो हो जाएगा 1260 और इनका टोटल होगा 50। अब आपसे पूछा क्या है, समांतर माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब 1260 बटे 50। एक जीरो काट लें, 5 का भाग कर दीजिए इसमें, 5 दूनी 10, यहाँ पर बचेंगे 2 तो 25 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, 5 25, एक बचा, 5 दूनी 10, तो 25.2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके एफ तक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है। दूसरे प्रश्न में आपसे ये कहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब हम इसको हल करते हैं। तो दूसरे का पहला प्रश्न आपसे कहा गया है कि -4,6 बिंदुओं A 6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आप एक सीधी सी लाइन खींच लो, एक तरफ A लिख लो, एक तरफ B, और A पर निर्देशांक जो दिए हैं 6,10 उनको लिख लें। B पर निर्देशांक दिया गया है 3,-8, इसको अंकित कर लें। और इनके बीच में कोई एक बिंदु है और उस बिंदु का मान दिया गया है 4,6, हमने इसको नाम दे दिया P। तो प्रारंभिक बिंदु x1/1 होता है, x2/2 अंतिम बिंदु, जो बीच में दिया गया उसको x और y कहा जाएगा। अब ये कहा कि ये बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब आपसे पूछा गया है कि m1 और m2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू है -4, मैंने यहाँ लिख दी, बराबर m1 हमको पता नहीं है लेकिन x2 पता है, x2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 हमको नहीं पता, इंटू फिर लिखा x1 की वैल्यू है -6 बटे में चल रहा है m1 प्लस m2 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 का m1 में गुणा करेंगे तो -4 m1 हो जाएगा, -4 का m2 में करोगे -4 m2 हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा कि 3 का m1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3m1, फिर 6 m2 हो जाएगा यहाँ। अब करना क्या है कि m1 एक तरफ m2 एक तरफ, तो -4 m1 यहीं रखिए, ये 3m1 इधर लेके आओ, -3m1, 6 m2 माइनस का अपने स्थान पर रहेगा, ये -4 m2 उधर जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 3 ये हो गया -7 m1, 6 में 4 लेस कर लो, यहाँ बचेगा -2 m2। अब क्या करना है, दोनों पक्षों के माइनस कैंसिल कर दो, 7 m1 के बटे में ले आओ m2 को, यहाँ से यहाँ बचेंगे केवल 2, अभी 7 ले जाओ इसके नीचे, आपको मिलेगा m1 बटे m2 बराबर 2/7, अर्थात 2:7 जो है m1 और m2 की वैल्यू होगी जो आपसे पूछी गई थी। तो ये था आपका दूसरे का क्वेश्चन नंबर A। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या B को हल। अब B में क्या बोला गया है, B में ये कहा गया है कि एक बिंदु A जो केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब एक वृत्त है, मान लीजिएगा लगभग ऐसा है, ये इसका केंद्र है, यहाँ पर कोई एक बिंदु A है और वह इससे दूर है, कितनी दूरी पर है, 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये बोला वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है उसी बिंदु से। तो हम एक काम करते हैं कि स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, उसकी लंबाई बताई गई है 6 सेंटीमीटर स्पर्श बिंदु तक, और आपसे कहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सॉरी बेटा थोड़ी टेढ़ी हो गई, ऐसे कर लेना, त्रिज्या आपसे पूछी है ये, इसको O मान लो, इसको B मान लीजिएगा। तो त्रिज्याएं सदैव लंब होती हैं स्पर्श रेखा पर, तो अगर यहाँ पर लंब है तो ये आधार होगा, ये लंब आधार और ये कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं।
तो हमसे पूछा गया OB की लंबाई, जो कि हमको नहीं पता है। तो पर ये जरूर पता है कि OB जो है वो लंब है AB पर, इसलिए त्रिभुज ABO में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो क्या है ये, AO का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 7.5 AO की वैल्यू, तो AO की वैल्यू 7.5, यहाँ पर हम लिखेंगे 7.5 का स्क्वायर इक्वल, फिर आपको दिया गया है OB आपको पता नहीं है, लेकिन AB डेफिनेट पता है कि वो 6 है। अब यहाँ पर 7.5 का हम स्क्वायर करेंगे, 7.5 इंटू 7.5 दो बार हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 56.25 इक्वल में OB स्क्वायर प्लस 6 का हो जाएगा 36। अब करना क्या है, ये जो 36 है इसको इधर ला के माइनस कर दो। तो माइनस करोगे इसमें, अभी घटाए दे रहे, इधर ये जाके इसमें माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 20.25 बराबर, यहाँ पर बचेगा केवल OB स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हो तो इस पर रूट लगेगा। अब ये पता करना है कि 20.25 जो है वो किस संख्या का वर्ग होता है। 45 का वर्ग होता है 2025। उस हिसाब से OB की वैल्यू जो है 45 ना होकर 4.5 सेंटीमीटर होगी। तो हमको ये पता चलता है इसकी त्रिज्या जो है ये 4.5 सेंटीमीटर होगी, और ये आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर B का। अब हम करते हैं C वाले प्रश्न को हल। अब C वाले मूला सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये तो एक प्रमेय है, ये आप हल कर लेंगे मध्य, और वो जैसे कि और क्वेश्चन नंबर C जो है वो एक प्रमेय है जिसमें बोला गया सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। ये प्रमेय है, ये आपको डिटेल में पूरी लिख के बतानी है। तो मैं प्रश्न संख्या D को हल करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर D में क्या बोला गया है, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। जब भी आपसे ये कहा जाए दो अंक, तो ये समझ लो दो अंक में एक अंक तो इकाई का होगा। तो हम मानते हैं कि इकाई का अंक जो है वो है x, और दहाई का अंक है उसको हमने मान लिया y। और इसके अनुसार अगर आप संख्या बनाते हो तो दहाई वाले में 10 से गुणा होता है 10y प्लस पीछे लिखा जाता है इकाई का अंक। अब प्रश्न में एक हिंट दी है कि दो अंकों की एक संख्या है और अंकों का योग जो है वो 12 है। मतलब x और y अगर जोड़ दिए जाएं उनका मान जो है 12 होगा। ये समीकरण एक डाल के यहीं छोड़ दें आप। प्रश्न में कहा अंकों का स्थान बदल देने पर, मतलब 10y प्लस एक्स है, अगर इसको इंटरचेंज करते हैं 10x प्लस y, तब क्या होता है कि अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। मतलब जो संख्या प्राप्त हुई है वो पुरानी वाली संख्या 10y प्लस एक्स से 18 अधिक है। इनको इधर लेके आते हैं, 10x माइनस एक्स प्लस y माइनस 10y बराबर में 18। 10x में एक x कम कर लो, यहाँ बचेगा 9x। y में 10y कम कर लो, बचेगा माइनस का 9y बराबर 18। पूरे समीकरण में 9 से भाग कर दो, x माइनस y बराबर 9 दूनी 18। समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 व 2 का विलोपन कर दें, दोनों समीकरण जोड़ दीजिए। तो आप लिखेंगे x प्लस y बराबर 12, x माइनस y बराबर 2। अब दोनों समीकरण जब जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y माइनस y कैंसिल, 12 2 14,
2 का भाग कर दीजिए 14 में 7 बार, x का मान प्राप्त हुआ 7। किसी भी समीकरण में लगा दें आप इसको। चलिए पहले समीकरण में लगाते हैं। पहले समीकरण में लिखा x + y, 7 + y बराबर 12। y का मान निकालोगे 7 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 5। तो अब हमको चाहिए संख्या। तो संख्या में इकाई का अंक हमने क्या माना x, और x का मान है 7। दहाई का अंक माना y, और y का मान है 5। तो संख्या जो होगी वो होगी 57। तो इसका आंसर है 57। क्वेश्चन कौन सा था ये? दूसरे का डी। अब हम आपको हल करके बताते हैं ई वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ई जो है वो बहुत आसान प्रश्न है, रूट में जरूर है लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। दूसरे का ई, इसमें आपसे कहा गया है कि √3x² - 11x + 8√3 बराबर 0। इसके आपको मूल ज्ञात करने। मूल ज्ञात करने का सिंपल तरीका है, गुणनखंड कर लो। गुणनखंड में क्या होता है, प्रथम पद का पहले अंतिम पद में गुणा करते हैं। √3 का √3 में करेंगे 3, 3 का 8 में गुणा होगा 24। तो गुणा करने पे 24 चाहिए, जोड़ने पे 11। तो सिंपल सा आइडिया है कि √3x² माइनस, जहाँ पर 11 लिखे हैं वहाँ 8 + 3 लिख देंगे, प्लस 8√3 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा √3x² माइनस x का 8 में गुणा करेंगे, 8x ब्रैकेट के आगे माइनस है, अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, 3x + 8√3 इक्वल में 0। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन करेंगे। इन दोनों पदों में x कॉमन है, जैसे ही आप x कॉमन करेंगे अंदर बचेगा √3x - 8 ब्रैकेट क्लोज। इधर वाले में माइनस का √3 कॉमन कर लो। यहाँ पर 3 है, इसमें 2 बार √3 माना जाएगा, एक बाहर आ गया, एक बचेगा, माइनस चिन्ह कॉमन किया, अंदर वाला बदलेगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 8 इक्वल में 0। तो आपको मिला √3x - 8 बाहर निकाल लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x - √3 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। अब हमको x का मान चाहिए, पहले वाले ब्रैकेट से निकालोगे √3x - 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालोगे, माइनस का 8 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, x के गुणांक में √3 है वो उसके बटे में लग जाएंगे, ये हो गया। दूसरा x - √3 से अगर x का मान निकालते हैं तो माइनस का √3 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको इसके दो मूल प्राप्त होंगे, एक ये और एक ये। हाँ, तो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या F की तरफ। F में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका हो या माध्यक हो, बात एक ही है। इसके लिए करना क्या होता है, वर्ग अंतराल जो आपको दिया होगा उसमें क्या होता है कि वर्ग अंतराल दिया होगा आपको, ठीक है, और बारंबारता या आवृत्ति बात एक ही है। लेकिन माध्यक निकालने के लिए एक तीसरी चीज की आवश्यकता पड़ती है, उसको कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो होती है वो बारंबारताओं का योग करने पर प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 को आप यहाँ लिख देंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 20 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 15 जोड़ोगे 45 होगा, 45 में 5 जोड़ लो 50 होगा। और बारंबारताओं का योग और संचयी बारंबारता का अंतिम पद हमेशा बराबर होता है। आप इसे टोटल करेंगे आपको 50 ही मिलेगा, और यहाँ पर इसको n कहा जाएगा। और n के साथ साथ अब आप लिखेंगे इसको n/2 करके, तो इसका मान हो जाएगा 25। अब 25 जो है हम संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे तो हमको 10 और 30 के बीच में 25 मिल जाएगा। तो 30 के सामने वाली संख्या है उसे f कहा जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है f का मान 20, उसके सामने जो वर्ग अंतराल है उसका पहला पद उसको l कहा जाएगा, l का मान 20, और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको h कहा जाएगा, वो 10 है। उसके बाद इसके सामने संचयी बारंबारता में इसको CF कहा जाएगा, तो CF का मान भी 10 है।
आपसे पूछा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका या माध्यक बात एक ही होती है, जिसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब मान लगाते हैं, L का मान है 20 प्लस n/2 मतलब 25 माइनस CF का मान है 10/F, F का मान है 20 इंटू H का मान है 10। तो इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो मिलता क्या है कि यहाँ पर 20 है प्लस 25 में 10 कम कर दो, यहाँ पर मिलेगा आपको 15/2, 2 का भाग कर दीजिए 15 में, 7.5। अब 20 प्लस 7.5 आंसर हो जाएगा 27.5। ये होगी इसकी माध्यिका या माध्यक। प्रश्न F का उत्तर था ये। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब तीसरे प्रश्न में क्या दिया है देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से दिया गया है। ये बच्चे ने किसी ने हल करने का भी प्रयास किया है। इसमें बोला है कि एक ठोस बेलन, एक ठोस है वो बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी आकृति लगभग होगी इस प्रकार से, जिसमें बोला गया एक ठोस बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। तो ये बेलन के आकार का यहाँ तक है, इसमें आधा गोला ऊपर लगा, आधा गोला नीचे लगा हुआ है। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर बताई है, तो यहाँ पर भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की गहराई हमेशा बराबर होती है, 3.5 सेंटीमीटर ये भी होगा। अब विचार करो कि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 19 है, 3.5 सेंटीमीटर का आधा गोला नीचे काट दो, 3.5 सेंटीमीटर का आधा गोला ऊपर निकल गया, तो 3.5 लगभग 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो बेलनाकार भाग जो है वो सिर्फ 12 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि उसमें 7 सेंटीमीटर में 3.5 का आधा गोला यहाँ लगा, आधा इधर लगा, तो 19 में 7 कम कर दो, बचेगा 12। तो इसको H कहेंगे। अब आपसे इसमें दो चीज़ें पूछी, पहले पूछा ठोस का आयतन और उसके बाद पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पहले निकालते हैं ठोस का आयतन। अब आयतन निकालेंगे कैसे। इसमें ऊपर क्या है, आधा गोला यहाँ लगा, आधा गोला यहाँ लगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r3। अब 2/3 पाई r3 हो गया, लेकिन आधा गोला मिलाकर 2 गोले हो गए, तो 2 का गुणा कर दिया यहाँ, तो ये पूरा एक गोला बन गया। प्लस बीच में है बेलन, बेलन का आयतन होता है पाई r² h। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाई r² कर लेंगे कॉमन, 2 का 2 में गुणा कर दो, 4/3 पाई बाहर आ गया, एक r बचेगा, प्लस यहाँ से पाई r² बाहर चला गया, यहाँ केवल h बचेगा। और हम ये कहना चाह रहे थे जो उसकी त्रिज्या है r बराबर 3.5, वो जो 3.5 है उसको आप 7/2 भी कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर पाई का मान 22/7 है, इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है r², आप लिख दें 7/2 गुणा 7/2 2 बार, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है 4/3 गुणा 7/2 प्लस h, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, 2 से 4 काट दिए 2 बार, इससे ये 11 बार, इससे ये 7। अब 11 का 7 में गुणा कर लिया, ये हो गए 77/2। ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या बचता है, 7 का 2 में गुणा कर लो, 14/3 प्लस 12। इनको हल करते हैं, ये 77/2 बना रहने दीजिए। यहाँ पर कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करोगे 14 रहेंगे,
12 का 3 में कर लिया 36, नीचे का नीचे कर लिया 3। अब क्या है कि ये 77 ऐसे ही रहेगा बटे 2 गुणे 14 और 36 जोड़ते हैं, ये हो गया 50 बटे 3। अब 50 का गुणा कर देंगे 77 में, तो 77 गुणे 50 आपको मिलेगा 3850 बटे नीचे 3 दूनी 6। आप चाहें 3850 में 2 से भाग कर देंगे तो इससे ये कटेगा, यहाँ मिलेगा 1925 बटे 3। इसका इसमें गुणा कर देंगे, मिलेगा 3850 बटे नीचे 3 दूनी 6 हो गए, 2 से काट दिया 1925 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी में आयतन के अतिरिक्त दूसरी चीज़ आपसे ये पूछी गई है, आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ज्ञात कीजिए। अब अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले मिलाकर एक गोला बन जाएगा, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² प्लस बीच में लगा बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। आप इसमें क्या करें, 2πr कॉमन कर लें, यहाँ बचेगा 2r प्लस यहाँ पर बचेगा केवल h। मान लगाते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का हमने लगाया था 7/2। यहाँ पर 2r चल रहा है तो 2 गुणे 7/2 प्लस h का मान 12। 2 से ये 2 काट लो, इससे ये कुल मिलाकर यहाँ पर मिला 22। यहाँ से ये कैंसिल, 12 7 केवल यहाँ 19 मिला। अब 19 का 22 में गुणा कर लो, तो 19 गुणा 22 आप करते हैं तो आपको मिलेगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे में जो 2 उत्तर पूछे गए थे दोनों आपको मिल जाएंगे। आयतन होगा 1925 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब और पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें एक प्रश्न और दिया था अथवा में, और वो प्रश्न जो है इससे आसान था। जो भी आपने प्रश्न हल किया है उससे अथवा वाला प्रश्न करना काफ़ी ज़्यादा आसान था और काफ़ी बच्चों ने वही किया। जैसे इसमें पूछा, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो लंबवृत्तीय शंकु लगभग मान लीजिएगा इस प्रकार का, जिसकी तिरछी ऊंचाई आपको दी गई है 13 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या नहीं पता आपको, तिरछी ऊंचाई L बराबर आपको दी गई है। और दूसरी चीज़ जो दी गई है वो ये दी गई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, लगभग इस प्रकार का एक शंकु है जिसमें L का मान आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको नहीं पता है इसकी, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको दिया है 90 पाई। अब करना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है शंकु का वो होता है पाई r ब्रैकेट में L प्लस r बराबर चल रहा है 90 पाई। पाई से पाई कैंसिल कर लो, r का मान आपको नहीं पता है तो r ऐसे ही रखो, L का मान पता है 13 प्लस अंदर चल रहा r बराबर 90। r का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 13r प्लस r² बराबर 90। r² प्लस 13r माइनस 90 इधर ले आइए बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, गुणा करने पे 90 घटाने पे 13। तो आप इसे हल करेंगे, हल करने के लिए आप 18 माइनस 5 से इसका फैक्टर करेंगे, माइनस 90 बराबर 0। 18 पंचे 90 होंगे, 18 में 5 कम किया 13। r² प्लस 18r माइनस 5r माइनस 90 बराबर 0। r आप इसमें कॉमन करते हैं आपको मिलेगा r प्लस 18, इधर वाले माइनस 5 कॉमन करो तो आपको मिलेगा r प्लस 18, क्योंकि माइनस आप कॉमन कर चुके हैं बराबर 0। तो आपको दो फैक्टर मिलेंगे, r माइनस 5 r प्लस 18।
अब r माइनस 5 है तो r माइनस 5 बराबर 0, माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस, r की वैल्यू आपको मिलेगी 5। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। त्रिज्या अगर 5 है, व्यास इसका दोगुना होगा, वो होगा 10 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब समय कम है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं चौथे का पहले ही है कि किस प्रकार से होगा। जैसे बोला 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम सपोज करते हैं कि ये एक घर है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और ये एक टावर है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और ये कहा गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो ये इसका भवन का शिखर है, ये टावर का शिखर है। तो इससे इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है। अब एक चीज़ विचार करो, यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगी। यहाँ तक नामांकन कर ले रहे हैं इसका A B C D E। अब जो दिया है हम वो नोट कर ले रहे हैं। भवन आपको पता है E से लेकर D तक है और उसकी लंबाई 7 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। अब आपसे पूछा गया है टावर की लंबाई। सबसे पहले टावर ये देखो है कहाँ से कहाँ तक, A से लेके C तक। टावर AC बराबर आपको पता नहीं, हमने यहाँ तक की दूरी मान ली H, ये H है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी H + 7 और इनके बीच की दूरी हमने मान ली X, तो यहाँ पर भी X होगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं ECD। ECD में कोण बन रहा है 45 डिग्री का। आप लिखेंगे tan 45 बराबर लंब होगा ED, आधार होगा DC। tan 45 का मान 1, ED 7 है, DC X है, बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, X बराबर आपको मिलेगा 7 मीटर। तो ये जो है 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये वाली भी 7 मीटर होगी। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं AEB। अब AEB में कोण बन रहा है 60 का, तो हम लिखेंगे tan 60 बराबर लंब होगा AB, आधार होगा EB। tan 60 का मान होता है √3। A से लेके B तक आपने माना था H, EB है X और X का मान 7 आप निकाल चुके हैं, बटे क्रॉस मल्टीप्लाई, H बराबर आपको मिलेगा 7√3 मीटर। अब हमसे पूछा था टावर की लंबाई। अब टावर कहाँ से कहाँ तक है, A से लेके C तक। अब A से ले तक C तक में क्या है, H है और 7 है, तो H + 7, तो H कितना है 7√3 + 7, आप इसमें 7 कॉमन करेंगे, आपको मिलेगा √3 + 1 मीटर। ये आंसर है चौथे प्रश्न का। अब बढ़ते हैं 5वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। 5वें प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं, करके बताते हैं जल्दी जल्दी। पाँचवें दिया 2 संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याओं का योग, तो आप एक काम करें, पहली संख्या जो है उसको मान लें x और दूसरी संख्या है उसको मान लो, क्योंकि योग दिया गया 8, अगर उनका योग 8 है, उनमें से एक संख्या x है, दूसरी बची हुई होगी 8 - x। अब उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, यानी 1/x + 1/,
8 माइनस एक्स और उनका योग बताया गया है 8/15। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 माइनस एक्स का 1 में करोगे 8 माइनस एक्स प्लस एक्स का 1 में करो एक्स। अब नीचे हर का हर में गुणा करेंगे। एक्स का 8 में 8x माइनस एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर बराबर 8/15 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, आपको मिलेगा 8/8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8/15। इस 8 से ये वाले 8 भी एक बार कैंसिल हो जाएंगे, बचे हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 15 का 1 में करो 15 बराबर 1 का इधर करोगे 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब हमको करना है इसका फैक्टर। फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस, जहाँ पर 8 लिखा है उसको लिख देंगे 5 + 3, क्योंकि हमको जोड़ने पे 8 चाहिए, गुणा करने पे 15 प्लस 15 बराबर 0। आगे हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। इधर वाले में x कॉमन करो, x माइनस 5, इधर वाले में -3 कॉमन करो, बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। आपको दो फैक्टर मिलेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 5 बराबर 0। और दोनों से अगर x का मान निकालते हो तो पहले x बराबर 3 मिलेगा और दूसरे में x बराबर 5 मिलेगा। तो यही इसका उत्तर है। अब पाँचवें में दो प्रश्न थे, पहला ये था, अब दूसरा ये इसका अथवा दिया गया है। एक बार ये भी देख लेते हैं। अब अथवा वाले प्रश्न में क्या बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आप एक काम करें, पहला पूर्णांक जो है उसको मान ले रहे x और दूसरा पूर्णांक है, क्योंकि देखो दोनों पूर्णांक जो है वो क्रमागत है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाले में सिर्फ एक का अंतर होता है। दूसरा पूर्णांक होगा x+1। अब बोला है कि उनके वर्गों का योग, मतलब पहली वाली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी वाली का वर्ग करके जोड़ देते हैं, तब आपको 365 उत्तर प्राप्त हो रहा है। करते हैं हल। एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें लगेगा a + b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, 2a भी करोगे 2x, 365 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में बचेंगे 0। इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। सब में 2 से भाग कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 × 2 = 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4। यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है, एक माना जाएगा। अब आप इसका फैक्टर करेंगे इस प्रकार से कि गुणा करने पर 182 चाहिए, घटाने पे 1, तो इसका फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज इंटू 182 = 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 14 में गुणा करो, 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। पहले में x कॉमन करते हो, अंदर बचेगा x प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज, माइनस इधर वाले में आप 13 कॉमन करें, x माइनस कॉमन किया, अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, 13 का भाग 182 में जाएगा 14 बार बराबर 0। तो यहाँ से आपको पहला फैक्टर मिलेगा x प्लस 14, दूसरा फैक्टर मिलेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब हमको चाहिए x का धनात्मक मान, वो प्राप्त होगा इससे, x माइनस 13 बराबर 0, माइनस का 13 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्रथम पूर्णांक जो है वो 13 आएगा और दूसरा पूर्णांक होगा 14। तो इसका उत्तर होगा 13 और 14, यही दो पूर्णांक होंगे। तो इस प्रकार से आपके ये 5 प्रश्न यहाँ तक हल हो गए। पेपर काफ़ी आसान था और बाकी सभी छात्र मेहनत करते रहें। किसी प्रकार कोई समस्या आती है कमेंट के माध्यम से बताते रहें। सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।